तो इटावा में जिस बात की आशंका जताई जा रही थी, अब मामला उस ओर बढ़ चला है। जी हां, यादव बनाम ब्राह्मण, ये बैकलैश की स्थिति उत्पन्न हो गई है और आज ये संघर्ष देखने को मिला। पुलिस ने हालांकि किसी भी बड़े संघर्ष को रोक लिया, लेकिन आज के जो हालात हैं वो आने वाले वक्त को बयां कर रहे हैं कि ये मामला जातियों और बिरादरियों को लेकर कितना गंभीर है। जी हां, बात उसी ब्राह्मण गांव की जहां पर यादव बिरादरी के जो पुजारी हैं उनके साथ बर्बरता की गई, कि उनकी शिखा काटी गई, बाल मूंडे गए, बेइज्जत किया गया और उनकी नाक को महिलाओं के पैरों पर रगड़वाया गया। ये वीडियो आने के बाद से ही लोग सख्ते में हैं। जी हां, कम्युनिटी बिरादरियां सख्ते में हैं, क्योंकि इस दौर में ऐसी तस्वीरों की कोई कल्पना नहीं कर सकता। लेकिन जिस बात की आशंका थी वो आज दिख गया। बड़ी तादाद में यादव बिरादरी के लड़के, एक संगठन से जुड़े लड़के गांव में पहुंचते हैं और हमला करते हैं। तो कौन है ये संगठन, कौन है ये लड़के? और इनका नेता कहा जा रहा है गगन यादव, जो कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। तो आखिर उसने कैसे अपनी इतनी पैठ बनाई कि अब इस मुद्दे को लेकर वो उस दादरपुर गांव तक पहुंच गया जहां ये मामला आउट ऑफ हैंड हो सकता था। तो आज हम समझेंगे पूरी इस कहानी को और साथ साथ जानेंगे गगन यादव के बैकग्राउंड को। इसके अलावा ये भी जानिए कि अखिलेश यादव ने तेज प्रताप यादव, जो कि लालू यादव के बेटे हैं, उनके साथ जो फोन कॉल और वीडियो कॉल पर बातचीत की है उसका खुलासा किया है। क्या है ये खबरें आज का यूपी में? नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी में। तो पहले इन तस्वीरों को देखिए। ये पथराव की तस्वीरें हैं, ये भागती हुई पुलिस के फायरिंग की तस्वीरें हैं। पुलिस भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। गांव में घुसने से बड़ी तादाद में लोगों को रोकने की कोशिश कर रही है। ये गांव है दादरपुर। जी हां, ये वही गांव है इटावा का जहां 3 दिन पहले भागवत कथा में नाम बदलकर, जाति बदलकर भागवत कथा कहने वाले यादव बिरादरी के जो पुजारियों के साथ बर्बरता की गई, उसके बाद से उपजा हुआ ये बैकलैश है। बकेवर थाना पड़ता है और गांव का नाम है दादरपुर, जिला इटावा। लेकिन गांव के बाहर का यह दृश्य सामान्य नहीं है। पुलिस वालों के साथ पहले एक राउंड की बातचीत थाने पर हुई और ये बड़ी तादाद में जो यादव बिरादरी के युवा हैं, यूथ हैं, इनकी उम्र करीब 20 से 25, 27, 28 साल थी, ये पहुंचे थे। और थाने पर जो बातचीत है, माना जा रहा है कि थाने पर बातचीत सब सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और बताया गया कि भाई चारों लड़कों को अरेस्ट कर लिया गया है, दोनों तरफ से एफआईआर हुई है, मामला सुलझता दिख रहा था। लेकिन तभी जो लड़के अलग अलग जिलों से पहुंचे थे, उन्होंने अचानक ही इस दादरपुर गांव में हमला कर दिया। गांव के बाहर पुलिस को फोर्स बड़ी तादाद में मंगानी पड़ी, लेकिन गांव को बचाने के लिए बकायदा हवाई फायर तक का इस्तेमाल करना पड़ा। आप इन तस्वीरों में देखिए तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि हालात गांव के बाहर किस तरीके के हो गए थे। यह वही ब्राह्मणों का गांव है जहां की तस्वीरें इस वक्त वायरल हो रही हैं। वायरल ही नहीं, सभी के पास ये तस्वीरें हैं और ये इतनी बर्बर और विभत्स तस्वीरें हैं कि कम से कम सभ्य समाज इसको आज स्वीकार नहीं कर सकता कि क्या कोई एक बिरादरी का कोई शख्स, क्या वो कथावाचन नहीं कर सकता? एक जाति का शख्स, यादव बिरादरी का कोई शख्स कथावाचन नहीं कर सकता? ब्राह्मणों के गांव का कहना है कि कर सकता है, नहीं कर सकता ये अलग बात है, लेकिन उन्होंने नाम क्यों बदले? उन्होंने खुद को ब्राह्मण क्यों बताया? उनके लोगों के, हमारे घर की स्त्रियों ने ब्राह्मण समझकर पैर क्यों छुए? और यही ऐसी बात है जिसके बाद इनके साथ मारपीट और तमाम वो चीजें हुई जो वीडियो में आपने देखा। लेकिन इसने यादव समाज के भीतर भी, और यूं कह लें कि उन तमाम समाज के भीतर, उन तमाम पढ़े लिखे लोगों के भीतर भी एक गुस्सा जरूर भरा कि आखिर क्या इस वक्त ये सोचा जा सकता है कि अगर कोई दूसरी जाति का भी शख्स अगर कथा कहलवाता है,
कथा करता है। बेशक उसने अपनी जाति बताकर बदल नाम छुपाकर गलती की, लेकिन क्या ये इतना बड़ा अपराध है? क्या ये ऐसा अक्षम्य अपराध है कि इसके लिए इस तरह की चीजें करनी पड़ेंगी? खैर, ये बैकलैश एक तरीके से संभावित था। आने वाले वक्त में भी क्या इस तरीके के बैकलैश होंगे कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि ये जातियों के संघर्ष में कहीं तब्दील ना हो जाए, ये ब्राह्मण बनाम यादव ना हो जाए। और पूरी कोशिश एक तरीके से इस ओर जाती हुई दिखाई भी दे रही है। बहुत सारे लोग इसे दो जातियों के संघर्ष की तरफ ले जाते दिख भी रहे हैं। यादव बिरादरी का कहना है कि इससे उनका अपमान हुआ है और ये वीडियो उनको अपमानित करने के लिए खास करके इस गांव के लड़कों ने बनाया और यही इसकी सबसे बड़ी जड़ है। लेकिन हम ये भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वो कौन लोग थे जो आज गांव पर धावा बोलने, हमला करने पहुंच गए। तो इसका नाम बताया जा रहा है अहिर रेजिमेंट। जी हाँ, ये एक संगठन है। पहले तो ये सेना में एक अहिर रेजिमेंट की मांग करता रहा है, लेकिन अब ये यादवों से जुड़े मुद्दे, सामाजिक और सार्वजनिक मुद्दे उठाता रहा है और इसके नेता का नाम गगन यादव है। गगन यादव मेरठ का रहने वाला है, लेकिन उसकी रिश्तेदारी वहीं मैनपुरी में भी है। जी हाँ, मुलायम सिंह यादव के का जो इलाका, जो यादव परिवार का इलाका है, वो खुद को नेताजी का फॉलोअर भी कहता रहा है, लेकिन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के तौर पर उसकी एक बड़ी पहचान है। समाजवादी पार्टी के लोगों ने उसको एक तरीके से नकार दिया है कि उसका इससे, हमारी पार्टी से कोई संबंध नहीं है। लेकिन इस घटना ने यह दिखा दिया कि किस तरीके से एक संगठन, अगर जाति का भी एक संगठन बना है, तो वो किस तरीके से हमलावर हो सकता है। कई बार बीजेपी वाले, क्योंकि बीजेपी वाले बैकफुट पे चले गए, बीजेपी वाले ही किसी न किसी को आगे करेंगे। और मुझे अगर नाम बता दोगे किन लोगों ने अटैक किया, पता कर लेंगे तो आपको भी थोड़ा क्लियर हो जाएगा, हमें भी क्लियर हो जाएगा कि कौन लोग शामिल है उसमें। दादरपुर गांव के बाहर जो लड़के पहुंचे थे वो अलग अलग जिलों से आए थे और उन्होंने सोची समझी रणनीति के तहत इस गांव पर हमला किया था। खैर, पुलिस वालों की बड़ी तादाद में मौजूदगी ने कम से कम एक बड़े घटनाक्रम को रोक लिया, लेकिन ये जाति के संघर्ष की तरफ ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसमें अगर समाज और समाज के जो सियासी और धार्मिक लोग हैं, अगर उन्होंने इसे आगे आकर नहीं रोका, तो फिर ये एक बड़े रूप में तब्दील हो सकता है। क्योंकि वो वीडियो और जिस तरीके से इस पूरे मामले को सामने लाया गया, जिस तरीके से जो पीड़ित पक्ष रहा है, जो यादव पुजारियों का पक्ष रहा है, वो रो रो कर अपनी बातें बता रहा है, इसने कहीं ना कहीं यादव समाज को भी उद्वेलित कर दिया है और आज की घटना उसी की परिणति दिखाई देती है। लेकिन आखिर ये जो अहिर संगठन है, ये है क्या? तो जैसा मैंने बताया कि गगन यादव नाम का एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, पश्चिम में उसकी अच्छी फॉलोइंग है और पिछले कुछ दिनों से उसने इस यादव लैंड में भी अपनी अच्छी पकड़ बनाई है। हमने फैसला लिया कि हम लोग इटावा पहुंचेंगे और वहां जाकर दो समाजों के बीच जो विवाद चल रहा है उसको ख़त्म करने का हम लोग प्रयास करेंगे। जो जहर वहां के लोगों के जहन में भर रखा है उसको हम लोग ख़त्म करने का काम करेंगे। इसी विचार को लेके हम लोगों ने फैसला लिया कि 26 तारीख को हम सभी लोग दल बल के साथ इटावा पहुंचेंगे और बकेवर थाने का घेराव करेंगे। उससे पहले महापंचायत का हमने ऐलान किया। समाजवादी पार्टी के लोग लगातार उससे अपनी दूरी बना रहे हैं, उससे किनारा कर रहे हैं और पार्टी से कोई रिश्ता नहीं होने की बात कर रहे हैं, लेकिन वो कम से कम बिरादरी में अपनी एक पकड़ रखता है, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। और जिस तरीके से ये हमले हुए हैं, इसने तो सियासी तौर पर भी दोनों पार्टियों के लिए मुसीबतें पैदा कर दी हैं। सबसे ज़्यादा मुसीबत इस हमले के बाद समाजवादी पार्टी को भी होगी और एक तरीके का कह सकते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम में जो लोग बीजेपी को और जो लोग सरकार को कोस रहे थे, इस घटना के बाद कुछ उंगलियां अब सपा की तरफ भी उठने लगी हैं। खैर, अब देखना यह है कि क्या ये मामला यहीं पर रुकता है या फिर ये मामला
बढ़ता है। सियासी तौर पर मुझे नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव इस मुद्दे को कहीं छोड़ने जा रहे हैं। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बीती शाम इसी मुद्दे पर जातीय संघर्ष की तरफ इशारा किया और अपने प्रशासन को इसको लेकर अलर्ट किया कि चाहे वो इटावा हो, चाहे कौशाम्बी हो, इस तरह के जातीय संघर्ष को बढ़ावा देने या इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। तो इस पर अब कड़ी नज़र रखनी होगी। देखना है कि ये मामला क्या आगे बढ़ता है या फिर इस पर ब्रेक लगता है। इस पर ब्रेक लगाने का बड़ा काम कम से कम सियासी पार्टियों के जिम्मे ही होने वाला है। इटावा के इस मामले में नया अपडेट भी जान लीजिए। जी हाँ, आज ब्राह्मण परिवारों की तरफ से और खासकर जिनके घर भागवत हुआ था, उनके घर की महिलाओं की तरफ से जो आरोप लगाए गए थे उसे लेकर एफआईआर आज दर्ज कर ली गई। और जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें छेड़खानी का जिक्र नहीं है। जिस महिला ने आरोप लगाए थे उसके पति की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई, लेकिन इसमें पहचान छुपाकर आना, गलत आई कार्ड देना, इसके अलावा वहां पर बदतमीजी करना, लड़ाई झगड़ा, इन तमाम बातों का जिक्र किया गया है। अब देखना है कि चूंकि अब दोनों तरफ से एफआईआर हो चुकी है, लेकिन ब्राह्मण समाज की तरफ से जिन लड़कों ने इसे अंजाम दिया, जिन्होंने बाल काटे, शिखाएं काटी, उन्हें तो जेल भेज दिया गया है। क्या ये मामला शांत होगा? दोनों तरफ से एफआईआर के बाद ये कौन सा रुख अब ये पूरा मामला लेता है, इस पर नज़र रहेगी। लेकिन ताज़ा अपडेट यही है कि पुलिस के लिए अब इस गांव में इस जातीय संघर्ष को रोकना सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। अखिलेश यादव और तेज प्रताप यादव के उस वीडियो कॉल पर हुई बातचीत की। जी हाँ, तेज प्रताप यादव ने एक दिन पहले वीडियो कॉल पर अखिलेश यादव से बातचीत का एक स्क्रीनशॉट शेयर किया और उन्होंने ये बताया कि अखिलेश यादव से उनकी बातचीत हुई है। दरअसल तेज प्रताप यादव को अभी फिलहाल उनके परिवार ने अलग थलग करके रखा हुआ है, क्योंकि किसी दूसरी लड़की के साथ उनके संबंध और शादी की बात आई और लालू यादव ने उन्हें न सिर्फ पार्टी से निकाला बल्कि एक तरीके से फिलहाल परिवार से बेदखल कर दिया। काफी समय तक भूमिगत रहने के बाद अब तेज प्रताप यादव सामने आए हैं। तो आखिर इस फोन कॉल में क्या बात हुई? सबको इसी बात की उत्सुकता थी कि आखिर तेज प्रताप यादव और अखिलेश यादव के बीच बातचीत क्या हुई। तो आज अखिलेश यादव ने कुछ बातों का खुलासा कर दिया। उन्होंने कहा कि 2 बार उनके वीडियो कॉल आए थे और तीसरी बार में उन्होंने खुद कॉल किया कि कहीं कोई इमरजेंसी जैसी बात तो नहीं है। साथ साथ उन्होंने पारिवारिक संबंधों का भी हवाला दिया कि उनके साथ पारिवारिक संबंध हैं और इसी क्रम में उन्होंने ये भी पूछ लिया कि अब आप चुनाव कहाँ से लड़ेंगे, तो क्या उनको टिकट मिलेगा। पार्टी ने जब उन्हें अब बाहर कर दिया है, आरजेडी ने अपनी पार्टी से उन्हें बाहर कर दिया है तेज प्रताप यादव को, अखिलेश यादव ने घर से बाहर, लालू प्रसाद यादव ने उन्हें घर से बेदखल कर दिया है। ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव की इस सवाल पर भी चर्चा हो रही है। लेकिन अखिलेश यादव ने साफ कर दिया कि 2 बार जब उनकी तरफ से कॉल आया और वो भी वीडियो कॉल आया तो उन्होंने पलट कर कॉल किया। हालांकि इसका स्क्रीनशॉट खुद तेज प्रताप यादव ने शेयर किया। पहले भी वो लालू यादव के साथ हुई बातचीत को सार्वजनिक कर चुके हैं। सुनिए क्या कहा था अखिलेश यादव ने आज। स्वाभाविक है, ये तो नई टेक्नोलॉजी है और हमारा उनसे संबंध भी है और पूरे परिवार से संबंध अच्छे हैं और क्योंकि उनका कॉल आया था 2 बार। तो खैर ये 2 यादव परिवारों के बीच की बातचीत थी जिस पर खूब सियासी चर्चा चल रही थी, लेकिन आज अखिलेश यादव ने इस पर विराम लगाने की कोशिश की। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। आप हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक। आपको हमारा शो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और यूपी तक को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।